वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स विद दीपेंद्रा में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, सकुशल होंगे घर पे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें एसएससी जीडी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, उसमें से वो क्वेश्चन जो आपके अभी 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यानी 2019 के ऐसे पर्सन जिनको अपने 2021 के हिसाब से देखें तो अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, तो अपने ऐसे पर्सनों को करने वाले हैं और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी पर्सनों को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको प्रत्येक शिफ्ट में जितने भी 25 क्वेश्चन हैं तो उसमें से आपको करीब 10 से 15 क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे मुझे कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो आगे 2021 में भी आ सकते हैं, तो मैं 1 बाय 1 प्रत्येक शिफ्ट के हिसाब से आपको वो क्वेश्चन करवाऊँगा। और अपने बात करें कि इन क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, यानी आसान होंगे, टफ होंगे या फिर मॉडरेट होंगे, तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके कई क्वेश्चन इजी भी रहेंगे, इसमें कई आपके मॉडरेट रहेंगे और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको टफ लगेंगे, जो आपको आए नहीं हैं। तो इनको कैसे करना है, तो इसके लिए आपको जैसे क्वेश्चन दिखाई दे, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे, वैसे ही आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। यदि वो आपको क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको नहीं आए तो आपको फिर वीडियो चला के उसमें से देखना है कि मैंने किस हिसाब से उस क्वेश्चन को करवाया है या फिर उसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि देखो, मान लो आज आपने उसको कर दिया, 2 मिनट में कर दिया, 3 मिनट में कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आपको करीब 2.5-3 घंटे मिलेंगे, वहाँ पे तो आपको फिक्स टाइम मिलने वाला है। तो उस क्वेश्चन को अपने शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं और इस प्रकार से कैसे करें कि अपने को कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े और आंसर है वो भी अपना सही आ जाए, तो आपको वो समझना है। और पूरे सेशन को आपको अच्छे से देखना है, साथ में इसके नोट्स भी बनाने हैं, ताकि जब भी आप एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम में अपीयर हो, एग्ज़ाम देने जाओ, तब आप इनको जल्दी से देख सको किस प्रकार के पर्सन आएंगे तो मेरा ये तरीका रहेगा, इस प्रकार के आएंगे तो ये तरीका रहेगा। और लास्ट टाइम में जो नोट्स हैं वही आपका स्कोर बढ़ाते हैं। तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं। जो आपके पास सबसे पहला प्रश्न है ये है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ इसे 8 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला इसे 40 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है। तो इस प्रश्न में आपको बी के दिनों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आपको दिया है उसको लिखेंगे। आपको दिया है यहाँ पे कि ए और बी है वो एक साथ 8 दिनों में कर सकते हैं, ऐसा आपको दिया है यहाँ पे। तो देखो, ए प्लस बी दोनों की बात करें तो ये दोनों कर सकते हैं 8 दिनों में। यहाँ पे आपके दिन आ जाएगा, इधर आप कह सकते हो कुल कार्य जो भी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कुल कार्य। उसके बाद में अपने बात करें सी के दिनों की, आपको संख्या दे रखी है और ये है 40 दिन। सी है वो 40 दिन में कर सकता है। अब अपने को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कुल कार्य की, तो कुल कार्य क्या होगा, इन दोनों का जो लघुत्तम आएगा। और लघुत्तम क्या होता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का पूरा भाग जाए, यानी छोटा होना चाहिए, छोटी से छोटी, साथ में 8 का भी पूरा भाग जाए और साथ में 40 का भी पूरा भाग जाए। तो आपके पास ऐसी संख्या क्या मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सा तरीका बताता हूँ। वो ये है कि आप इसमें से, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे इन दोनों में से बड़ी 40 है। अब 40 का पाड़ा आपको तब तक पढ़ना है जब तक बची हुई संख्याओं का उसमें भाग नहीं चला जाए। तो आप ये कहोगे कि 40 का पाड़ा एक बार पढ़ा, जो भी बड़ी संख्या है उसका पाड़ा पढ़ते जाना है, और साथ में देखते जाना है कि जो बची हुई है उनका उसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे ही बची हुई संख्याओं का उसमें भाग चला जाए वैसे आपको पाड़ा रोक देना है।
तो देखो यहाँ पे अपने बात करें कि आपके पास बड़ी संख्या 40 है और 40 का पढ़ा आपने एक बार पढ़ा तो 40 आ जाएगा। अब 40 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ से यही अपना लघुत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुल कार्य आपने मान लिया 40 मान लिया यहाँ से। तो अब देखो आपने 40 में 8 का भाग दिया, यानी a प्लस बी है वो 8 दिनों में कार्य करते हैं। तो आपको यहाँ पे आप कह सकते हो कि 40 में हमने 8 का भाग दिया तो आपको मिला यहाँ से 5, यानी a प्लस बी है, a और b दोनों मिलकर 40 काम को करते हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेंगे तो वो हो जाएगा 40/8 बराबर आप कह सकते हो 5। यानी इनके प्रतिदिन के कार्य की बात करें तो ये दोनों मिलकर a और b मिलकर रोजाना 5 काम करते हैं और ऐसा 8 दिनों तक करेंगे तो 40 काम पूरा कर देंगे। उसके बाद अपने सी की बात करें तो देखो सी है वो क्या हो जाएगा, तो सी के लिए आप कहोगे कि सी है ये 40 काम को करता है और कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि एक, यानी रोजाना सी कितना काम करता है? रोजाना एक काम करता है और ऐसा वो 40 दिनों तक करके 40 काम को पूरा कर देता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके पास में कि रोजाना ये एक काम करता है। उसके बाद में आपको प्रश्न में दिया है यहाँ पे कि ए अकेला उतने कार्य करता है जितने आपके पास में बी प्लस सी मिलकर कार्य करते हैं, यानी ए है वो उतना काम करेगा जितने ये दोनों कर देंगे। अब अपने को यहाँ से ये तो पता नहीं है कि ये कितना करेगा और ये अलग अलग कितना करेगा, क्योंकि अपने इन दोनों का टोटल अपने को पता है कि ये दोनों मिलके टोटल रोजाना 5 काम करेंगे। अब ये सी का अपने को पता है कि सी रोजाना एक काम करेगा, तो सी का तो अपने लिख लिया यहाँ पे कि सी है वो रोजाना एक काम करेगा। अब दिक्कत ये है कि ये दोनों मिलके 5 कार्य होने चाहिए, इन दोनों का कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अब अपने यहाँ पे बी और ए को क्या सेट करें कि टोटल इन दोनों का जो योग है बी प्लस सी का वो इसके बराबर आ जाए, और टोटल ए और बी को जोड़ें तो आपके पास में 5 होना चाहिए। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पे देखो बी को मैं मान लेते हैं यहाँ पे 1 रखूँ, बी की जगह पे मान लो मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पे ये कितना बचा? क्योंकि ये टोटल ए और बी 5 होना चाहिए तो इसकी जगह पे आपने 1 रखा तो ये तो 4 हो गया। अब बताओ क्या ये दोनों मिलके बी और सी दोनों मिलके इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो आप कहोगे नहीं आ रहे, ये तो दोनों 2 हो रहे हैं जबकि ये अकेला 4 हो रहा है, तो ये इसके बराबर नहीं हो रहा। तो अब देखो क्या करेंगे, अपने यहाँ पे रखा बी की जगह पे अपने 2 रखा, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? तो ये हो गया 2 और 1 3 हो गया। यहाँ पे ए और बी दोनों मिलके 5 होना चाहिए, तो यहाँ बी अकेला 2 कर देगा तो ए कितना करेगा? तो दोनों 5 होने के लिए आप कहोगे ए का 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को अपने जोड़ें तो यहाँ पे ये टोटल कितना हो रहा है? तो ये भी आपके पास में 3 हो रहा है और ये भी अकेला कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यानी आप यहाँ से ये कहोगे कि जो ए के अकेले का कार्य है ये 3 है, ये बी और सी के मिलकर जो कार्य करते हैं उसके बराबर है, यानी ये भी कितना हो गया? तो ये भी टोटल 3 हो रहा है और ये भी टोटल यहाँ से 3 हो रहा है। तो अपने को पता है कि टोटल जो कार्य है अपने पास में ये 40 है और बी रोजाना कितना करता है? तो बी रोजाना 2 कार्य करता है। तो यहाँ पे अपने बी के दिन आ जाएंगे कि बी इसको कितने दिन में करेगा? तो 40 काम को रोजाना 2-2 काम करेगा बी। अब 40 काम को कितने दिन में कर देगा? तो ये हो जाएगा 20 दिन, यानी बी है वो इसको 20 दिन में पूरा कर देगा। और ये उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपके पास में है कि 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है और ये जो विक्रय मूल्य आपके पास में ये आपको दिया गया है यहाँ पे 840 रुपये। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपने 17 गेंदों को बेचा, टोटल आपने गेंदें बेची यहाँ पे 17, और ऐसा करने पे जो आपको नुकसान हुआ वो 5 गेंदों के बराबर का आपको नुकसान हो गया। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आपको नुकसान हुआ, ये आपको यहाँ से दिया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे कि आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, यहाँ पे आपने इसको 17 गेंदों को बेचा है या 18 को बेचा है, जितनों को भी बेचा है आपने, और वहाँ पे आपको क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप इन दोनों का अंतर ले लोगे।
इन दोनों का आप अंतर ले लोगे तो यहाँ से आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपके पास में 17 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 12। और ऐसा करने पे जो 12 मिलेगा ये क्या हो जाएगा, तो 12 आपके पास आ जाएगा कि जो 12 गेंदों का क्रय मूल्य है ये आपके पास आ गया 840। 12 गेंदों का जो क्रय मूल्य ये क्या आ गया आपके पास में 840 आ गया। तो यहाँ से आप कहोगे कि 12 गेंदों का जो क्रय मूल्य है ये कितना है, तो ये बराबर हो जाएगा 840 के बराबर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के इनका फिक्स पैटर्न होता है और ये बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो आपको इनको प्रॉपर नोट्स में लिखना है और यहाँ पे जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो यहाँ पे जो भी आपको जितनी गेंदें बेची है या जो भी बेचा है उसमें से जितने का नुकसान हो रहा है उसको माइनस करना है और बाद में आपके पास जो भी आए उसका क्रय मूल्य वो आपको जो दिया होता है उसके बराबर रखना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 12 गुना क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 840 और यहाँ पे आप क्रय मूल्य निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 840 में आप 12 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 70 रुपये। यानी आपने उसको उन गेंदों को 70 रुपये के हिसाब से खरीदा था। उसके बाद में जो आज का प्रश्न 3 है आपके पास में ये है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3857 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5, 6, 4 और 3 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। यानी आपको 3857 में ऐसी संख्या को जोड़ना है, जो भी संख्या है वो अपने को पता नहीं है, तो ऐसी संख्या को जोड़ना है कि इसमें आपके पास में 5, 6 और आपको दिया गया है यहाँ पे 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इन चारों अंकों से इसमें क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखाई दे वहाँ पे आपको क्या करना है कि इन सभी का आपको लघुत्तम लेना है। यानी आपको यहाँ पे लघुत्तम चाहिए इन सभी का, जो क्या क्या आपके पास में, तो ये आपके पास में 5, 6, 4 और 3 का लघुत्तम है, जिसमें आप इनको रखोगे 5, 6, 4 और 3 और बाद में इसको आप सबसे पहले यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। इसमें जा रहा है 3 बार जा रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसमें 2 बार जा रहा है 2 का भाग तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसमें नहीं जा रहा तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर अपने दोबारा से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 5 में नहीं जा रहा तो 5 ऐसा का ऐसा, 3 में नहीं जा रहा तो 3 ऐसा का ऐसा, 2 में 1 बार जा रहा है तो 1 आ जाएगा और इस 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो ये 3 ऐसा का ऐसा। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा तो ये 5 ऐसा का ऐसा, इसमें 1 बार जा रहा है तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे नहीं जा रहा तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे इसमें 1 बार जा रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर अपने 5 का भाग देंगे तो यहाँ पे चला जाएगा 1 बार, इसमें नहीं जाएगा तो 1, इसमें नहीं जाएगा तो 1 और इसमें नहीं जाएगा तो जो ऊपर है वही आ जाएगा नीचे। तो देखो यहाँ पे अब अपने को क्या करना है कि इनको आपस में गुणा करना है। तो आप इनको 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, 12 को 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 60। यानी इनका लघुत्तम क्या आ गया आपके पास में 60 आ गया। अब एक तो ये तरीका आपके पास में जिससे आप इसको कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, बस आपको यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपके पास में 6 है और 6 का पाड़ा आपको पढ़ना है और साथ में देखते जाना है कि उसमें 5 का भाग जाए, उसमें 4 का भाग जाए और उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाए। तो 3 का चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि 6 का जिसमें भाग जाएगा यानी 6 का जो भी गुणांक होगा उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपको केवल यहाँ पे 5 और 4 2 का भाग देखना है। 5 का भाग जाने के लिए कंडीशन ये होती है कि या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो आप देखोगे कि 6 के पाड़े में 0 कहाँ पे आता है या फिर 5 कहाँ पे आता है। तो आप ये कहोगे कि एक तो 30 पे आता है और दूसरा 60 पे आता है। अब देखो और क्या चेक करना है, 5 से हो गया, अब यहाँ पे 4 से चेक करेंगे तो 4 का भाग क्या 30 में जाता है पूरा पूरा, तो आप कहोगे यहाँ पे 30 में नहीं जाता तो ये इसका लघुत्तम नहीं होगा और इसमें पूरा पूरा जाता है तो ये इसका लघुत्तम हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि 6 का पाड़ा बार बार पढ़ोगे, जैसे 6 एक बार पढ़ा आपने 6, उसके बाद आप चेक करोगे, फिर 6 का पाड़ा 2 बार पढ़ा 12, फिर आप चेक करोगे कि 5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है या नहीं जा रहा। इस तरीके से आप इनको बार बार पढ़ते हुए कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे इस प्रकार से भी करोगे। ये वाला जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है, आपको बस इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी।
अभी आपको क्या करना है कि रेंडमली नंबर लिखने हैं और आपको इस प्रकार से थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है 5-10 मिनट के लिए, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे ये करना है कि जो आपको दिया है 3857, उसमें इसका जो लघुत्तम आया था अपने पास में ये क्या था 60, इसमें 60 का भाग देना है। तो अपने क्या करेंगे 60 का भाग देते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपने 60 का भाग दिया, आपके पास में 6 बार चला जाएगा और 6 बार दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 360। अब आपके पास में यहाँ से 25 बचा और यहाँ से आपने 7 उतारा तो ये आ गया। अब आपने 60 का पढ़ा, आपने 4 बार पढ़ा तो ये आ जाएगा आपके पास में 240 और यहाँ से आपके पास में 17 बच गया। तो अब अपने को 60 का भाग पूरा पूरा देना है क्योंकि अपने को संख्या जोड़नी है वो। अब 60 का भाग जाने के लिए जरूरी ये होगा कि ये जो है ये 60 के बराबर आ जाए टोटल ये जो शेषफल था यहाँ पे ये टोटल 60 के बराबर आ जाएगा, तो इसमें 60 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आप ये कहोगे कि इसको कैसे भी करके 60 बनाना है मुझे, तो इसमें क्या जोड़ें कि 60 बन जाए, ताकि 60 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाए और यहाँ पे कोई भी शेषफल ना बचे। आपको यहाँ पे शेषफल नहीं बचाना है। तो ये हो जाएगा कि आप 60 में से इसको माइनस कर दो 17 को। तो आपने 60 में से 17 को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास में 43। यानी आप इसमें 43 ऐड कर दो, 43 इसमें जोड़ दो तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जल्दी से इसको करना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है कि राजू और विनोद एक नियत कार्य यानी असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। राजू को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि विनोद को 44 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। 102 पेजों का असाइनमेंट 2 अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने के लिए उन्हें एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। तो देखो आपके पास ये है कि राजू है वो 32 पेज को 8 घंटे में टाइप करता है और विनोद है वो 44 पेज को 6 घंटे में टाइप करता है। तो अपने को ये निकालना है कि राजू है वो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है। तो आप ये लिखोगे कि राजू है ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप कर देगा। तो ये हो जाएगा कि 32 पेज और 8 घंटे, तो ये हो जाएगा 32 पेज को टाइप करता है 8 घंटे में, तो 1 घंटे में ये करेगा 4 पेज टाइप कर देगा। इसी प्रकार अपने बात करें कि जो विनोद है ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है। तो आप ये कहोगे कि विनोद है ये 44 पेज टाइप करता है 6 घंटे में। तो यहाँ से आप इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3। यानी विनोद है ये क्या करता है, तो ये 22/3 पेज टाइप करता है 1 घंटे में। अब अपने बात करें कि विनोद और राजू दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं। तो ये हो जाएगा राजू प्लस विनोद का 1 घंटा। तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो इनको अपने क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि अपने इन दोनों का 1 घंटा निकालना है कि 1 घंटे में इन्होंने कितने पेज टाइप किए। तो जो भी ये पेज टाइप करते हैं इनको जोड़ेंगे अपने, तो ये हो जाएगा 4 + 22/3। अब इसको जोड़ोगे आप तो यहाँ से इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ इसके नीचे यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको 4/1 लिख सकता हूँ और बाद में 1 और 3 का लघुत्तम लूँगा, क्योंकि आपने इसके नीचे 1 लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 और 3 का लघुत्तम लिया तो आपके पास में क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे आपने ये जो 3 है इसमें 1 का भाग दिया तो 3 आ गया, और 4 से गुणा किया तो ये यहाँ पे हो गया 12 प्लस, और यहाँ पे आपके पास में 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आ गया, और 1 को आपने 22 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 22। यानी टोटल ये कितना आ गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से आप कह सकते हो ये आ गया आपके पास में 34/3। यानी राजू और विनोद ने 1 घंटे में कितने पेज टाइप किए, तो ये हो गया 34/3। अब इन दोनों को क्या करना है, 102 पेज टाइप करने हैं। तो आप ये कहोगे कि दोनों को 102 पेज टाइप करने में लगने वाला समय, तो अपने यहाँ पे दोनों को 102 पेज टाइप कराने हैं और ये 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 34/3। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 102 पेज टाइप करने हैं और 1 घंटे में ये करते हैं 34/3। तो यहाँ पे 3 है, ये ऊपर चला जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा 102 × 3/34। 102 में 34 का भाग दोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 9 घंटे।
उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास ये है कि 25 अवलोकनों का माध्य 36 है और इन अवलोकनों यानी ऑब्जर्वेशंस में से यदि प्रत्येक 13 अवलोकनों का माध्य 32 है और अंतिम जो 13 अवलोकन है इनका माध्य आपको दिया गया 40, तो 13वां अवलोकन आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने की इसको कोशिश की गई है, इसको अपने करेंगे। तो देखो आपको यहाँ से दिया गया है कि जो 25 अवलोकन है उनका आपको माध्य या फिर औसत दे रखा है 36। जो पहले 13 है उनका आपको माध्य या फिर औसत दे रखा है 32 और जो दूसरे 13 है उनका माध्य या फिर औसत आपको दे रखा है 40। तो अपने जल्दी से ये कहेंगे, अपने को ये पता होता है कि अपने कुल निकालना होता है। तो कुल होता है कि आप औसत को संख्या से गुणा कर दो तो वहाँ पे आपको कुल मिल जाएगा। तो अब अपने बात करते हैं कि 13वां जो अवलोकन आपसे पूछा गया वो कैसे आएगा। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे पहले 13 और दूसरे 13 यानी इन दोनों को मिला दे तो ये हो रहा है 26 हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको 26 अवलोकन दे रखे हैं, जबकि शुरुआत में आपको कितने दे रखे हैं 25 ही दे रखे हैं। तो इनका आपने टोटल निकालें, इन दोनों का आपने टोटल निकालें, पूरे का ये जो भी है इसका टोटल निकाल के इसका जो टोटल है उसको माइनस कर दें, यानी इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दें तो अपने पास में 13वां जो अवलोकन है वो आ जाएगा। तो इनका जल्दी से अपने को टोटल निकालना है अलग अलग का। तो ये होता है कि औसत को संख्या से गुणा कर दो, तो इनका अपने टोटल निकालें यहाँ से इन दोनों का, तो ये अपने पास आ जाएगा कि अपने पास औसत यहाँ पे दिया हुआ है 36 और संख्या आपको यहाँ से दी हुई है 25। तो इनको जल्दी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 को 6 से गुणा करो तो 150 हासिल 15 आ जाएगी और ये हो जाएगा 75 और 15 आपके पास आ जाएगा 90, यानी यहाँ से आ गया 900। अब अपने इन दोनों का टोटल निकालना है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में कि आप जो माध्य है 32 उसको संख्या 13 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा यहाँ पे 26 और यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा आपके पास में 39 और 2 41। अब अपने को इनका भी टोटल चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको दे रखा है माध्य यहाँ पे 40 दे रखा है और संख्या आपको 13 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 40 गुना 13। तो यहाँ से ये करोगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 520। अब अपने यहाँ पे टोटल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपके पास में 416 और 520, तो ये हो जाएगा आपके पास में 936 हो जाएगा टोटल। अब अपने को 13वां अवलोकन निकालना है तो 13वां अवलोकन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि आप 936 में से 900 को माइनस कर दो, यानी ये जो टोटल आ रहा है 26 अवलोकनों का जो टोटल आ रहा है 13 + 13 यानी 26 अवलोकनों का जो टोटल आ रहा है 936, उसमें से 25 अवलोकनों का जो टोटल आ रहा है 900 उसको माइनस कर दो। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा कि 936 - 900 बराबर आ जाएगा 36, यानी जो 13वां अवलोकन है वो आपके पास में 36 है। इस प्रकार से इसको करना है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पे फास्ट होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपको इस प्रकार से दिया गया हुआ है जो बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न है, तो इसको अपने करते हैं। तो देखो ये जो प्रश्न है ये आपके बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास क्या होता है, इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखी है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे बोर्ड मास के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख लेना। SSC GD की है वो भी, तो आप वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ लेना। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको हल करना होता है, जो ये ब्रैकेट है। उसके बाद में ऑफ, यानी आप हिंदी में इसको कहते हो का, जो यहाँ पे ऑफ लगा होता है ये बाद में आपको हल करना होता है। उसके बाद में आपके पास होता है डिवीजन, यानी आप इसको कह सकते हो भाग को सोल्व करना होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी आप कह सकते हो गुणा। और उसके बाद में आपके पास होता है एडिशन, यानी आप कह सकते हो जोड़ योग। और उसके बाद में आपके पास होता है सब्ट्रैक्शन, यानी आपका कह सकते हो यहाँ पे घटाव। तो ये इनका क्रम रहता है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ वाले जो इस प्रकार से होते हैं, या फिर आपको हिंदी में का शब्द भी मिल सकता है। उसके बाद में आपको डिवीजन यानी भाग सोल्व करना है। उसके बाद में आपको भाग के बाद में जो गुणा वाले होंगे वो हल होंगे। उसके बाद में जोड़ वाले
और घटाव वाले, इन दोनों में से आप कोई से भी को पहले कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8.4 है बाहर, ऐसा का ऐसा आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरे को। तो ये हो जाएगा अपने पास में 5 और ये जो है ये ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0.3 और यहाँ पे ऑफ या फिर इसको का भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये आपके पास में 3.3 है और माइनस। अब देखो यहाँ पे ये गुणा लगा है जबकि यहाँ पे ये माइनस लगा है। तो मैंने आपको भी बताया था कि पहले गुणा वाला होगा बाद में माइनस वाला होगा। तो यहाँ पे पहले अपने को गुणा करना है। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2.6 है, इसको 1.07 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो क्या तरीका है, मैं इसको आपको साइड में हल करके बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो 2.6 है और इसको 1.07 से गुणा करना है। तो आपको जब भी ऐसा दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि पॉइंट वालों को पहले हटा दो, पॉइंट को पहले हटा दो और बाद में क्या करना है कि गुणा होने के बाद जितने भी पॉइंट के बाद में संख्या आ रही है उतने आपको पॉइंट, उतने अंक छोड़ के आपको पॉइंट लगा देने हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 अंक पॉइंट के बाद आ रहे हैं, यहाँ पे 1 अंक पॉइंट के बाद आ रहा है। तो अब आप इनको डायरेक्ट गुणा करोगे, यानी आप गुणा करोगे 26 को 107 के साथ और बाद में टोटल कितने अंक हो गए, ये तो 2 ये हो गए और 1 ये जो पॉइंट के बाद में है। तो उतने अंक छोड़ के आपको गुणा में पॉइंट लगा देना है। देखो आप 26 को गुणा करोगे 107 से, क्योंकि पॉइंट एक बार अपने हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो यहाँ से 26 को 7 से गुणा करोगे तो 182 होता है, तो यहाँ पे 82 आ जाएगा, हासिल आ जाएगी। 1 और 26 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 26 और 1 यहाँ पे जोड़ोगे तो 27। अब कितने अंक थे पॉइंट के बाद में, तो 1 और 2 यहाँ पे 3, तो आपको यहाँ पे 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2.782। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2.782। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3.3 में से 2.782 माइनस करना है। तो आप ये लिख सकते हो कि 3.3 और यहाँ पे 0 इसके पॉइंट के बाद में आप कितनी भी 0 लगाओ पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से आपको माइनस करना है 2.782 को माइनस करना है। मैं पूरा बेसिक से आपको छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में जाके दिक्कत नहीं आए, नहीं तो इसको मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ लेकिन आपको फिर दिक्कत आएगी। तो आपको इस प्रकार से शुरुआत में ऐसे करना है आपको, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट कर लेना। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि आप 0 में से 2 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हो 12, तो ये आ जाएगा 5, यानी आपके पास आ जाएगा 0.518। अब डायरेक्ट कैसे करना है, देखो आप ऐसा मानो कि ये आपके पास में 3300, ये आपके पास में टोटल 3300 है, इसमें आपको 2782 माइनस करने हैं। पॉइंट भूल जाओ एक बार, 3300 में से 2782 को माइनस करना है तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 518 आ जाएगा। अब 518 आ गया, अब कितने अंक छोड़ के पॉइंट है, तो 3 अंक छोड़ के, यहाँ पे भी 3 अंक छोड़ के, तो आप भी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा, तो 0.518 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि 8.4 माइनस यहाँ पे हो गया 5 प्लस 0.3 और यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे टोटल कितना आ गया, तो ये आ गया 0.518 आ गया आपके पास में यहाँ से, इस प्रकार से। तो अब देखो अपने को क्या करना है, पहले इनको गुणा करना है और बाद में इसमें ये जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.3 गुणा आपको करना है यहाँ से 0.518 को, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। तो अब आप इसको जल्दी से कैसे करोगे, तो आप ये मानो कि ये आपके पास में 3 है और ये आपके पास में कितने हैं, 518 है, ये 3 ये 518 है। 3 को 518 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1554 आ जाएगा। अब 1554, अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो देखो 3 अंक तो ये हो गए पॉइंट के बाद में, 3 अंक यहाँ से, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 अंक ये हो गया, तो 3 अंक और 1 अंक टोटल कितने अंक हो गए, 4 अंक हो गए पॉइंट के बाद में। तो यहाँ से आपको 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे 4 अंक छोड़ोगे तो ये टोटली 4 अंक हो जाएंगे और पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा,
यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1554। तो यहाँ से इनका टोटल आ गया 0.1554। अब अपने को क्या करना है, तो ये है 8 पॉइंट अपने पास में 4 और माइनस। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 5 में ये प्लस आ रहा है तो ये प्लस करना है, और ये कितना है, तो ये है 0 पॉइंट आपके पास में 1554। तो यहाँ से ये जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8.4 माइनस, अब ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5.1554। देखो ये पर्सन कैलकुलेटिव है, बिल्कुल कैलकुलेटिव है, ये आपको इतना इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। यदि होता तो मैं आपको ज़रूर बताता, क्योंकि मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा इतनी कैलकुलेशन करने में, लेकिन ये कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे पर्सनों को आप जब आपके पास में टाइम बच जाए तभी इसको करना है, कि पहले मत लेके बैठ जाना, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब अपने को माइनस करना है 8.4 में से इसको, तो आप ये लिख सकते हो इस प्रकार से कि ये अपने पास में 8.4 और इसके पीछे आप कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से अपने को ये माइनस करना है तो ये हो जाएगा आपके पास में 5.15 और 4, और जो एक्स्ट्रा जीरो इनको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसमें से ये माइनस होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 10 में से 4 जाने पे यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9 में से 5 जाने पे 4। तो आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में आपको 46 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है जो सबसे लास्ट में आपको 46 दे रहा है, तो आप कहोगे जो पहला ऑप्शन है वही आपको 46 दे रहा है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। और अदरवाइज आप इसको और आगे करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपके पास में 9 बचा और यहाँ से 5 हो गया, माइनस हो गया तो 4, यहाँ पे आपके पास में 3 बचा और इसमें से 1 माइनस हो गया तो 2, यहाँ पे आपके पास में बचा 8 और इसमें से 5 जाने पे आपको मिला 3, यानी आपका उत्तर आ गया 3.2446। उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन आपके पास में कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, यदि पहली में 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे इसका कोई शॉर्ट तरीका तो है नहीं, इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई दे, देखो कई टीचर्स होते हैं मैंने देखा वो इसमें ट्रिक्स बताते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ट्रिक्स में नहीं उलझना है, यहाँ पे जो बेसिक तरीका है वही आपको लगाना है ऐसे प्रश्नों में। तो आपको देखो शुरुआत में क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया है 2:3 दिया है, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं 2x/3x। और x क्या चीज़ है कि ऐसी संख्या है जो यहाँ पे कट गई है, कटने के बाद ही तो अनुपात आया है, तो ये आप कह सकते हो कि ये हो जाएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे हो जाएगा 3x। तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या 2x बटे, क्योंकि ये अनुपात का मतलब बटा होता है, और दूसरी संख्या आपके पास आ गई 3x। अब x क्या है, तो ऐसा कोई कॉमन संख्या है जो यहाँ पे आपस में कटा हुआ है, जो अपने को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, वो अपने को निकालना है यहाँ पे। अब क्या किया गया है, तो आपसे बोला गया है कि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए, तो ये जो पहली संख्या है इसमें से 50 माइनस कर दो। अब दूसरी संख्या में आपको बोला गया है कि 50 जोड़ा जाए, तो दूसरी संख्या में आप 50 जोड़ दो। अब ये जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, तो ये आपको दे रखा है 1:4, या फिर आप इसको कह सकते हो 1/4। अब आपको इनको क्रॉस गुणा करना है इस प्रकार से, तो क्रॉस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 है वो इन दोनों से गुणा होगा, यानी 2x से भी गुणा होगा और 50 से भी गुणा होगा, और 1 है वो इन दोनों से गुणा होगा, यानी 3x से और 50 से गुणा होगा। तो 1 गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन 4 गुणा होगा तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा। अब जल्दी से 2x और 50 को 4 से गुणा करोगे, तो इसको गुणा करोगे 4 से तो ये हो जाएगा 8x माइनस 50 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 200 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस आपके पास हो जाएगा 50। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 8x है इसमें से इसको माइनस करोगे, इधर लेके आओगे और उसको उधर लेके जाना है, तो ये हो जाएगा 8x में से 3x जाने पे आपके पास बचेगा 5x बराबर, ये माइनस का 200 उधर जाके प्लस का 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और 200 यानी कितना हो जाएगा 250। तो x कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 में आप 5 का भाग दोगे तो 50, यानी x क्या आ गया, 50 आ गया। तो अपने टोटल बताना है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है,
तो अपने अनुसार जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप योग निकालोगे तो ये हो जाएगा कि पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या आपके पास में 3x है। टोटल कितना हो गया, 5x हो गया। अपने अनुसार टोटल हो रहा है 5x, जबकि x का मान अपने को पता है 50 है। तो ये हो जाएगा कि 5 गुणा x की जगह पे 50 आ जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 250। यानी टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, 250 हो रहा है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि अपनी वास्तविक गति के 3/8 के हिसाब से यात्रा करने वाली एक कार 2 घंटे 10 मिनट में 65 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पे दूरी दे रखी है और दूरी आपको दे रखी है यहाँ पे 65 किलोमीटर, और आपको यहाँ पे समय दे रखा है, और समय है ये आपके पास में 2 घंटे 10 मिनट। 2 घंटे आपको यहाँ पे 10 मिनट दी हुई है। तो यहाँ पे ये जो 10 मिनट अपने को दे रखी है इसको अपने पूरे घंटे में बदलेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा कि 2 घंटे तो यहाँ पे पूरे ऐसे कैसे। अब जो 10 मिनट है इसको घंटे में बदलेंगे, तो यहाँ पे 10 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 10 में अपने 60 का भाग लगा देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में 1/6 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा, 0 को 0 से काट दिया मैंने, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 + 1/6। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये इसके साथ में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा 12, और इसमें 1 ये जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12 प्लस आप कह सकते हो 1 बटे हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 13/6 घंटे। तो देखो यहाँ पे टोटल समय आपके पास आ गया 13/6 घंटे, और अपने को यहाँ पे दे रखी है दूरी, तो अपने को यहाँ पे चाल निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो चाल क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में दूरी बटे समय, यानी दूरी में समय का भाग दे दोगे तो चाल आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कि दूरी 65 किलोमीटर है और समय आपके पास है 13/6 घंटे। तो यहाँ से ये 6 ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 65 गुणा 6 बटे में आ जाएगा आपके पास में 13, और यहाँ से इसमें भाग दोगे तो 5 बार भाग चला जाएगा, यानी आपको यहाँ से मिलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो चाल है वो कितनी आ गई, अब की चाल कितनी आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। जबकि आपको ये बताया हुआ है कि अब वो किस हिसाब से चलता है, 3/8 के हिसाब से चलता है, यानी अब उसकी चाल कितनी है, 3 है, जबकि उसकी वास्तविक चाल कितनी है, तो वास्तविक चाल उसकी 8 है। ये चाल है अब की, और ये जो चाल है ये वास्तविक है। तो अब पर्सन के अनुसार 3 है, और यहाँ पे अपने अनुसार कितनी है, 30 आ गई, यानी जो 3 है वो किसके बराबर है, 30 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि 1 है वो बराबर होगा यहाँ से 10 के बराबर होगा। तो 8 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि 1 का मान अपने पास 10 है, तो 8 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको आप क्या करो, 8 को 10 से गुणा कर दो, तो बराबर हो जाएगा आपके पास में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उसकी वास्तविक चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई यहाँ से। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एक आयताकार बॉक्स की मूल लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बॉक्स को इस तरह से बनाया गया था कि इसकी लंबाई 15% बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई 5% कम हो गई। इसके कारण इसके क्षेत्रफल में 74 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई। तो बॉक्स की लंबाई क्या है, यानी आपको जो मूल लंबाई है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो इसको अपने कैसे करेंगे, ये कोई आपको आयत दिया हुआ है इस प्रकार से कि ये आयत है, इसकी जो लंबाई है वो अपने को नहीं पता, तो इसको L मान लेते हैं अपने, और आपको चौड़ाई दे रखी है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो ये आपको 20 हो जाएगी जो चौड़ाई है वो। अब क्या हुआ कि जो लंबाई है ये वाली, ये तो आपके पास में पहले का डायग्राम था, यानी पहले क्या था, और अपने बात करें अब क्या हो गया, तो अब ये हो गया कि जो लंबाई है उसमें 15% की वृद्धि हो गई। यानी पहले L थी, यानी आप कह सकते हो कि पहले मान लो 1 L थी, तो अब इसमें 15% की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने पे ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कि 1 तो पहले था और 15% की वृद्धि, तो ये हो जाएगी आपके पास में 1.15 L हो जाएगी, जहाँ पे 1 और ये 15%, तो जितना प्रतिशत की वृद्धि होगी वो पॉइंट के बाद आ जाएगी,
यानी यहाँ पे 20% की वृद्धि होती है तो 1.20 हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 15% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 1.15 L, जो क्या हो गई, अब हो गई। और जो चौड़ाई है वो 5% की कमी हो गई। तो अभी ये क्या हो गई, तो आप करो 5% निकालो 20 का, तो 5% क्या हो जाएगा 20 का, तो ये हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा ऐसे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 और प्रतिशत हटने पे हो जाएगा 100 और गुणा किसका, 20 का। तो अब देखो यहाँ पे अपने इसको हल करें तो देखो 0 से 0 कट जाएगा और इसमें इसका भाग दें तो 2 बार और 2 से 2, यानी यहाँ से 1 बार चला जाएगा, यानी क्या हो गया, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 20 का 5% क्या आ गया आपके पास में, 1 सेंटीमीटर आ गया। तो पहले जो चौड़ाई आपके पास में 20 थी उसमें 1 सेंटीमीटर की कमी आ गई, तो अब कितनी हो जाएगी, तो आप ये कहोगे कि ये पहले 20 थी और इसमें से 1 कमी होगी, तो अब ये 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से अब कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में 19 सेंटीमीटर। अब अपने को यहाँ पे क्षेत्रफलों का अंतर दे रखा है और क्षेत्रफलों का अंतर आपको दे रखा है, बराबर दे रखा है 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का अंतर निकालेंगे अपने। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो आप लिख सकते हो कि आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो तो आपके पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे कि जो नया क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो अपने जो नया क्षेत्रफल आएगा उसमें से पुराने वाले को माइनस करेंगे, और यदि क्षेत्रफल घट रहा होता तो पहले वाले में से जो अब है उसको माइनस करते हैं, यानी बड़े वाले में से छोटा करना है। तो ये हो जाएगा, इसके लिए आप लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके क्षेत्रफल निकालोगे तो ये हो जाएगा 1.15 L गुणा ये लंबाई होगी और चौड़ाई हो गई 19 माइनस इसका जो क्षेत्रफल है ये हो जाएगा, आप कह सकते हो L लिखो चाहे 1 L लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और गुणा इसकी आपको चौड़ाई दे रखी है 20 और बराबर जो अंतर आएगा ये आ जाएगा आपके पास में 74। तो यहाँ से इनको गुणा करेंगे जल्दी से, तो यहाँ पे 19 को गुणा करना है 1.15 से, तो ये क्या जाएगा, तो यहाँ से आप 19 को 5 से गुणा करोगे तो 95, 9 19 और 9 आपके पास आ जाएगा 28, 2 कैरीज आ जाएगी, 19 और 2 आपके पास आ जाएगा 21, यानी आपके पास आ जाएगा 21.85 L आ जाएगा, और माइनस यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20 L, और इनका जो अंतर आएगा ये आपको 74 दे रखा है यहाँ से। तो अब इनका अपने माइनस करेंगे, यानी 21.85 में से आप माइनस करो 20 को, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा 1.85 L मिलेगा और बराबर आ जाएगा 74। तो L अपने को चाहिए तो ये हो जाएगा 74 और इसमें ये डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.85। अब ये पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो पॉइंट हटने पे यहाँ पे जितने अंक है उतने 1 के बाद 0 आ जाएंगे और ये पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो अब देखो इसको अपने काटें तो यहाँ से ये 37 से इसको काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 37 से काटोगे तो 5 बार इसमें भाग चला जाएगा, इसमें 2 बार चला जाएगा, और इसको 5 से काटोगे तो इसमें 20 बार भाग चला जाएगा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। यानी जो पहले लंबाई थी वो क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटिव प्रश्न है ये। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रखा है कि कागज़ का प्रभार ₹55 प्रति किलोग्राम है। अगर 1 किलोग्राम कागज़ है वो 192 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को कवर करता है, तो 8 मीटर कोर वाले घन को कवर करने में कितना खर्च आएगा। तो देखो आपको दिया गया है कि जो 1 किलोग्राम कागज़ है वो 192 मीटर स्क्वायर को कवर करता है। आपको दे रखी है सबसे पहले कि 1 kg कागज़ है उसकी आपको लागत दे रखी है, और ये आपको लागत दे रखी है 55 रुपये प्रति किलोग्राम, 55 रुपये प्रति किलोग्राम। और आपको दे रखा है कि 1 kg कागज़ है वो कितने को कवर करता है, तो ये जो कागज़ है ये कवर करता है आपके पास में, आप कह सकते हो कि 192 मीटर स्क्वायर को कवर करता है। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि अपने को कितने किलोग्राम कागज़ चाहिए, तभी तो अपने यहाँ पे कागज़ की जो लागत है वो बता सकते हैं। तो उसके पहले अपने को चाहिए कि क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि अपने क्षेत्रफल को कवर करवाना है तो क्षेत्रफल की ज़रूरत पड़ेगी, और क्षेत्रफल में अपने 192 का भाग देंगे तो अपने पास किलोग्राम आ जाएगा।
क्षेत्रफल आया, उसमें 192 का भाग दिया, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा कि कितने किलोग्राम कागज चाहिए, और जो किलोग्राम कागज आएगा उसको अपने 55 से गुना कर देंगे तो अपने पास लागत आ जाएगी। तो आपको दे रखा है कि एक घन के आकार का आपके पास में कोई सरफेस है, और उसका आपको दे रखा है यहाँ पे उसकी भुजा कह सकते हो या फिर आप उसकी कोर कह सकते हो, ये आपको दे रखी है 8 मीटर। तो यहाँ से अपने को उसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो ये हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास में 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो ये हो जाएगा 6 गुना भुजा आपको दे रखी है 8 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 गुना 64। एक बार इसको ऐसा ही रख दो और ये आ जाएगा आपके पास में मीटर स्क्वायर। तो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कि इतने मीटर स्क्वायर को कवर करवाना है। अब अपने को पता है कि 1 किलोग्राम कागज है वो इतने को कवर करता है, तो कितना कागज की जरूरत इतने क्षेत्रफल को कवर कर सके, तो ये हो जाएगा कि आपके पास क्षेत्रफल है 6 गुना 64 और 1 केजी कागज है वो क्षेत्रफल को कवर करता है 192 को, तो कितने केजी कागज की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको यहाँ से हल करोगे तो इसमें भाग दोगे तो इसमें आपके पास में 3 बार चला जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा, और यहाँ से आपके पास में ये 2 64 है वो 32 से कट के 2 आ जाएगा, यानी आपको यहाँ पे 2 केजी कागज की जरूरत पड़ेगी। जो ये टोटल सरफेस है इसको कवर करने के लिए आपको 2 किलोग्राम कागज की जरूरत पड़ेगी। अब अपने को ये पता है कि जो 1 किलोग्राम कागज है उसकी कॉस्ट 55 है, उसकी लागत 55 है, तो 2 किलोग्राम कागज की लागत कितनी हो जाएगी, तो आप इसको 55 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में कि 2 गुणा 55 बराबर कितना आ जाएगा 110 रुपये, यानी इसको कवर करना है तो आपको 110 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो 2 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे थे 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये क्वेश्चन है इनको बार बार करना है। ये हो सकता है आपको टफ लगे इजी लगे, वो आपकी पिछली जो मेहनत है उस पर डिपेंड करेगा। तो इनको आप बार बार करोगे, नोट्स बना के इनको बार बार पढ़ोगे तो ये आपको ईजी लगने लग जाएंगे, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही पर्सन मिलेंगे। वहाँ पे आपको जाके इसको जल्दी से करना है, और इसको आप जल्दी से तभी कर पाओगे जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे इन्हीं क्वेश्चनों की। तो ये जो भी मैं सेशन लूँ उसमें प्रत्येक क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं, और सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है और उनको बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा करने पे आपकी जो टफ सेक्शन है, जो आपका वीक पॉइंट है, जो कमज़ोर है, वो आपका मजबूत हो जाएगा, और आपका जो वीक पॉइंट है वो मजबूत होने पर आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना इसको। आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको शेयर करना। और साथ में यदि आपकी कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार की डाउट हो, आपके प्रैक्टिस पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, या फिर आपको जो पेपर है प्रैक्टिस पेपर वो टाइम पे अटैम्प्ट नहीं हो रहा, या किसी भी प्रकार की दिक्कत जो भी आप फेस करो वो आप कमेंट में उसको लिखना, मैं उसको देख के उसके रिगार्डिंग आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, ताकि आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। और उन सपनों को पूरे करने में आपको जो भी दिक्कत आए तो आप वहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करोगे, मैं उसको पढ़ के उसके रिगार्डिंग आपको सुझाव दूंगा कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो आप ऐसा करोगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। ओके, थैंक यू।